अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास एक और नया टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऐसे के हवाले से या बाकी पेपर्स में भी हम देखते हैं कि इसके हवाले से पूछा जाता है। तो हम आज जो है यूनाइटेड नेशन को एक ही दफ़ा में कवर कर रहे हैं जिसमें हम इनके तमाम जितनी भी चीज़ें हैं जो इससे जो है रिलेटेड पूछी जा सकती हैं वो सारी चीज़ें हम आज कवर करेंगे और ज़्यादा डिटेल में करेंगे कि अगर ऐसे आ जाता है तो आप ऐसे के लिए भी वही मटेरियल यूज़ कर सकें और अगर क्वेश्चन आता है तो कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो इससे हल हो जाए। मैं आगे आपको दिखाता हूँ कौन से क्वेश्चंस होंगे या जो एसेज ऑलरेडी जो है सीएसएस में अपीयर हो चुके हैं यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, उनका जो है जवाब आपको इस कंटेंट जो है आपको इस वीडियो में से मिल जाएगा। तो हम आज क्रिएशन ऑफ यूएन, उसके अचीवमेंट्स, फेलियर्स, क्रिटिसिज्म, फ्लॉज और वे फॉरवर्ड, ये सारा डिस्कस करने जा रहे हैं। जो अभी तक ऐसे आए हुए हैं वो ये हैं जो आप सामने देख रहे हैं। द फ्यूचर ऑफ यूनाइटेड नेशन होप्स एंड हर्डल्स, द यूनाइटेड नेशन इन 21st सेंचुरी, ऑब्लिगेशन एंड लिमिटेशंस, सक्सेसेस एंड फेलियर्स। उसके बाद मोर एंड मोर मिलिट्री इंगेजमेंट बाय यूएन, इज़ द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स पीस। इसका भी आपको मिल जाएगा आंसर यहाँ पे। यूनाइटेड नेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, यूनाइटेड नेशन रोल इन वर्ल्ड अफेयर, द फॉरमोस्ट प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएन सक्सेस फेलियर्स। तो अब अगर आप वैसे ओवरऑल देखें तो तकरीबन सक्सेस फेलियर्स हैं। यहाँ पे सक्सेस फेलियर है, ये ट्रायम्फ और फेलियर है। होप्स एंड हर्डल तकरीबन वही, ऑब्लिगेशन लिमिटेशन तकरीबन वही। तो आप देखें कि हमेशा तकरीबन यूएन के हवाले से कुछ चंद ही क्वेश्चन आए हैं और हर दूसरे तीसरे साल रिपीट होता रहता है। लास्ट जो टॉपिक आपका आया हुआ है 2017 में आया हुआ है, ये वाला टॉपिक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम यूनाइटेड नेशन। तो सबसे पहले हम क्रिएशन देखेंगे। शायद ये वीडियो लंबी हो जाए, तो अगर ये ज़्यादा हो गई लंबी और अपलोड करने में मसला हुआ तो मैं इसको चंक्स में डिवाइड करके आपको एक प्लेलिस्ट बना के दूंगा। तो आपने जो है 3-4 जितनी भी वीडियोस बनेंगी वो एक सीरीज़ हो जाएगी। अच्छा, यूनाइटेड नेशन कैसे बना? सबसे पहले हमारे पास एटलांटिक चार्टर होता है 1941 में, जो साइन करते हैं यूएस और यूके आपस में। यूएस की तरफ से थियोडोर रूजवेल्ट होते हैं और यूके की तरफ से विंस्टन चर्चिल होते हैं। ये दोनों आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि इन्होंने पोस्ट वर्ल्ड वार टू के बाद क्या क्या चीज़ें करनी है, किस तरह वर्ल्ड ऑर्डर लेके चलना है। क्योंकि ये दोनों जो है उस टाइम पे सुपर पावर होते हैं और ये एक ही ग्रुप में होते हैं, तो उस टाइम पे ये अटलांटिक चार्टर करके अपने 8 पॉइंट एजेंडा देते हैं कि हम ये चीज़ें हम बाद में करेंगे, जिसमें डिसआर्मामेंट, ओपन सीज़, ओपन डिप्लोमेसी और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। तो अटलांटिक चार्टर होता है 1941 में। उधर ये बात रूज़वेल्ट साहब कहते हैं कि जी वुडरो विल्सन ने आपको प्रपोज़ किया था लीग ऑफ नेशन का, तब यूएस हम ज्वाइन नहीं कर पाए थे। अब जो है दोबारा हमारे ख्याल से हम बना लेते हैं यूनाइटेड नेशन जैसा कोई मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से शायद दुनिया में पीस आ जाए और हम इस तरह की वार को अवॉइड कर सकें। उसके बाद 1945 में वार ख़त्म होती है, सेकंड वर्ल्ड वार। सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद येल्टा कॉन्फ्रेंस होता है, जहाँ पे काफ़ी जो है मुल्क बैठे होते हैं और उनके सामने ये थियोडोर रूज़वेल्ट जो है अपना प्रपोज़ल रखते हैं न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। उसके बाद यूएस जो है सैन फ्रांसिस्को में होस्ट करता है कि सारे कंट्रीज़ 50 कंट्रीज़ होस्ट करता है कि आप हमारे पास आ जाएँ, यूएनओ से मुतालिक हम कोई चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो वहाँ पे 51 सिग्नेटरीज़ होते हैं जो यूएन को साइन करते हैं और एक चार्टर लिखा जाता है कि ये जो है मैंडेट हम यूनाइटेड नेशन को देंगे। अच्छा, रूज़वेल्ट ने उधर अपनी एक और बात मनवाई थी। उन्होंने कहा था कि वीटो पावर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिंपल मेजॉरिटी रखेंगे तो उससे ये होगा कि दुनिया जो है चंक्स में टूट जाएगी। तो इससे अच्छा है हम ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मेजर सुपर पावर्स हैं उन्हीं को हम जो है वीटो पावर कंसीडर कर देते हैं। तो अगर वो किसी डिसीजन पे वीटो कर देंगे तो वो चीज़ नहीं होगी। तो ये आइडिया इनको अच्छा लगा था। 50 में से 5 वीटो निकाल लें, 45 ने सारे ला लिया था। ठीक है सर, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तो ये इन्होंने मान लिया था। अच्छा, उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 पे यूनाइटेड नेशन का चार्टर ड्राफ्ट हो गया और ये ऑफिशियल डेट है कि यूएन इस दिन बन गया था। अच्छा, अब देखते हैं अचीवमेंट्स और सक्सेसेस क्या हैं अभी तक यूएन की।
अच्छा, एक आपको और ओवरऑल चीज़ बताऊँगा, अगर आपको दिया जाता है कि ऑब्लिगेशंस क्या हैं, तो ऑब्लिगेशंस भी एक्चुअल में आपकी अचीवमेंट्स हैं। अगर आपका पूछा जाता है रोल क्या है, तो जो आपकी अचीवमेंट्स हैं वो भी यूनाइटेड नेशन का रोल है। क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्मेट में आ सकता है, पर तकरीबन चीज़ें यही होंगी जो आपने लिखनी होंगी। हाँ, अगर आपसे पूछा जाता है यूएन का मैंडेट क्या है, यूएन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो ये तकरीबन सारी चीज़ें यही हैं। इन्हीं की ज़ाहिर अचीवमेंट्स उन्हीं में होंगी जिनका रोल होगा, मैंडेट होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या ऑब्लिगेशन होगी। तो ये चीज़ आपके ज़हन में रहे। शुरू करते हैं आपकी अचीवमेंट्स। सबसे पहले डिसआर्मामेंट। दुनिया से उन्होंने वेपन ख़त्म करवाने का जो है यूनाइटेड नेशन को एक मैंडेट दिया था यूएन चार्टर में। तो हम देखते हैं कि इसके लिए इन्होंने यूनाइटेड नेशन ने काफ़ी सारी ट्रीटीज़ की हैं, जिसमें न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, एनपीटी ट्रीटी। उसके बाद सीटीबीटी है हमारे पास, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। और उसके बाद हमारे पास तीसरी है आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। तो हम देखते हैं कि जितने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर पावर्स थे, उसके बाद कोई न्यूक्लियर पावर नया नहीं बना। जब से ये सीटीबीटी और नॉन प्रोलिफरेशन आया है, ईरान ने बड़ी कोशिशें की थी। ईरान की न्यूक्लियर डील JCPOA 2016 में साइन हो गई। और नॉर्थ कोरिया को वैसे ही आप सैंक्शंस के थ्रू कैटर कर रहे हैं। और बकाया जिनकी थी कज़ाकिस्तान वगैरह की, उधर आपने यूरेनियम बैंक बना के उनको सेटिस्फाई कर लिया कि आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक इनकी ये अचीवमेंट होगी। दूसरी अचीवमेंट है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए इन्होंने क्या-क्या किया। अच्छा, इन्होंने पीस कीपिंग मिशन जो है अपने 45 से ही शुरू कर दिए थे। अगर मैं आपको बताऊँ पीस कीपिंग किस तरह इन्होंने की, तो 1956 का आपको याद होगा, हमने यूएस हिस्ट्री में भी डिस्कस किया था कि इनका सुएज़ कैनाल क्राइसिस होते हैं। इनमें यूनाइटेड नेशन और जो है यूएस की फ़ोर्सेस जाती हैं और इस सीज़ेयर जो होता है ये ख़त्म करवाती हैं। यूके और फ्रांस की फ़ोर्सेस इजिप्ट से निकालती हैं और इजिप्ट को दोबारा से जो है इंडिपेंडेंट रियासत बनाती हैं। 1956 की बात है ये। 1950 की बात करें तो हमारे पास पता है 50 से 53 तक हमारी कोरियन वार चली थी। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे अटैक कर दिया था, तो यूएन ने वार डिक्लेयर कर दी, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ रेजोल्यूशन दे दिया। तो यूएस और यूएन की कंबाइंड फोर्सेस गईं और जो प्री वॉर थे वो बॉर्डर्स थे वो एक दफ़ा दोबारा से बहाल करवा दिए नॉर्थ और साउथ के बीच में। इसके अलावा हम देखते हैं कि पीस के लिए ये वेपन्स ख़त्म करवाते रहे हैं। पीस आपका वुमेन में पीस लेके आए हैं और फूड प्रोग्राम की वजह से जो है इनका काफ़ी ओवरऑल पीस एंड सिक्योरिटी आई है। तो ये काफ़ी चीज़ें की सिक्योरिटी देते रहे हैं। ओके, उसके बाद ह्यूमन राइट्स ये प्रमोट इन्होंने किए हैं यूनाइटेड नेशन ने। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कहा तो ये जाता है कि ये दुनिया का पहला डॉक्यूमेंट है जो आपके ह्यूमन राइट्स डील करता है, पर हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन और आखिरी खुतबा, इन दोनों को मानते हैं कि ये इनसे ज़्यादा राइट्स देते हैं और दुनिया में सबसे पहले जो है उन्होंने राइट्स दिए थे। बहरहाल वेस्टर्न मीडिया के हिसाब से ये हमारे पहले जो है डॉक्यूमेंट है जिन्होंने प्रॉपर जो है राइट्स डिक्लेयर कर दिए थे। और ये सब जो तमाम 200 स्टेट्स हैं उन पे लाज़मी था कि ये इसके सिग्नेटरी बनेंगे और अपने स्टेट्स में लागू करवाएँगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है इन्होंने एक एमडीजीज़ दिए थे, मल्टी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और एसडीजीज़ करंटली चल रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये 2000 से 2015 तक, सॉरी 2015 तक, और ये 2015 से 2030 तक। तो ये इनके काफ़ी रहे हैं 20 पॉइंट्स एजेंडा तकरीबन। तो इनमें जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी इन्होंने डिस्कस की है। वैसे अगर बात करें तो एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो इनके साथ रिलेशन में काम करती है, जिसको हम ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ब्रेटन वुड्स, जिनमें हम दो इदारों को कंसीडर करते हैं, एक वर्ल्ड बैंक और IMF। ये हैं तो इंडिपेंडेंट इदारे, पर यूएन के एफिलिएशन में काम करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक और जो है IMF, इन्होंने काफ़ी दुनिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी प्रोग्रेस हासिल की है। तो ये भी हम कंसीडर करेंगे कि ये यूनियन की तरफ से। अच्छा, सेल्फ डिटर्मिनेशन हैज़ रिप्लेस्ड कॉलोनियलिज्म। इन्होंने जैसे ही 45 में या 41 में, पहले हमारे पास अटलांटिक चार्टर आता है,
अटलांटिक चार्टर के बाद याल्टा आता है हमारे पास 45 में। तो याल्टा और अटलांटिक दोनों में इन्होंने डिक्लेयर किया कि हम कॉलोनियलिज्म को ख़त्म कर देंगे और सेल्फ डिटर्मिनेशन ले आएंगे। लोग खुद डिटरमाइन करेंगे, लोग खुद अपनी इजहार राय पेश करेंगे कि वो किस मुल्क के साथ जाना चाहते हैं, वो क्या अपनी रियासत बनाना चाहते हैं या किसी रियासत में ऑलरेडी मर्ज होना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि आज तक यूनाइटेड नेशन ने 18 नेशंस को आज़ाद करवाया है, जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड किया जाता है। और ये तकरीबन जो है 750 जो है मिलियन बंदे जो हैं इन्होंने इसमें से आज़ाद करवाए हैं, जो 4 सेंचुरी से ज़्यादा कॉलोनियल पीरियड में थे। तो ये भी एक अचीवमेंट। उसके बाद क्लाइमेट चेंज के लिए इन्होंने काफ़ी चीज़ें की हैं। क्लाइमेट चेंज के लिए वैसे तो इन पे क्रिटिसिज्म ये है कि इन्होंने काफ़ी डिले कर दिया था। तकरीबन आप सोचें कि तकरीबन 70 साल से ज़्यादा डिले हो गया इनका। और 2016 में इन्होंने बहरहाल पेरिस एग्रीमेंट करके ये फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर रखा था और इसको इनिशिएट कर दिया था, और इन्होंने क्लाइमेट जो है चेंज है उसको रिकॉग्नाइज़ कर दिया था। अच्छा, इसमें जो है यूएस सिग्नेटरी नहीं था, बाकी मतलब यूएस सिग्नेटरी था, बाद में जो है ट्रंप के टाइम में इन्होंने छोड़ दिया था। अच्छा, तो ये एक अचीवमेंट है। उसके बाद सपोर्टिंग रेफ्यूजी रिलीफ, रेफ्यूजीज़ और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल जो है वो इनका एक गोल रहा है यूएन का, कि उनको जो है हमने किसी ना किसी कंट्री में मर्ज करना है, उनके प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करना है। तो यूएन रेफ्यूजी एजेंसी है जो इनको सारों को डील करती है। तो हम देखते हैं कि सीरिया, यमन और इन वार्स के टाइम पे, पैलेस्टाइन के वार पे के टाइम पे इन्होंने बड़ी कोशिशें की कि को जो एडजेसेंट मुल्क हैं वो इन रेफ्यूजीज़ को पनाह दे दें, और हर दफ़ा कोई ना कोई जो है मान जाता है इनके जो है चीज़ें, रिक्वेस्ट। क्योंकि यूनाइटेड नेशन पे अगर आप एहसान करेंगे तो यूनाइटेड नेशन आगे जाके आपके चीज़ें कुछ ना कुछ बेहतर करेगा ही। तो काफ़ी कंट्रीज़ इसके साथ वैसे ही अच्छे चल रहे होते हैं। अच्छा, सपोर्टिंग ह्यूमैनिटेरियन एड। अब एड प्रोग्राम भी ये चलाते हैं। फूड जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इनका। इस प्रोग्राम के तहत फूड इनसिक्योरिटी ख़त्म करते हैं। अफ्रीका में हम देखते हैं ज़्यादातर इनके प्रोग्राम्स हैं। यूनाइटेड नेशन की तरफ से हमारे पास एंजेलिना जोली जो है वो आती रहती हैं, पाकिस्तान में भी काफ़ी दफ़ा आई हैं। और जो है ये एंजेलिना जोली इनके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की हेड हैं या रिप्रेजेंटेटर हैं काइंड ऑफ। तो ये जो है अफ्रीका वगैरह में भी जाके लोगों को फूड वगैरह सप्लाई करते रहते हैं। उसके बाद इनकी एक और अचीवमेंट्स ये है कि ग्लोबल जो पार्टनरशिप है उसके लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है। इन्होंने एक ग्लोबल कॉम्पैक्ट के नाम से एक डॉक्यूमेंट सबसे साइन करवाया था, जिसमें ये था कि यूएन, तमाम गवर्नमेंट्स, तमाम बिजनेसेस जो बड़े बड़े लेवल पे हैं, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हैं, और सिविल सोसाइटी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने सब ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स और ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करने का एक गोल उठाया था कि हम इन चीज़ों के खिलाफ काम नहीं करेंगे। हम ह्यूमन राइट्स, लेबर, इन्वायरमेंट और करप्शन को जहन में रख के हम अपनी सारी चीज़ें प्रोसीड करेंगे। तो एक ओवरऑल यूनाइटेड नेशन ने एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, जिसमें सारे जो उसके एंटिटीज़ हैं वो आपस में पार्टनरशिप से और कोऑपरेशन के साथ रह रहे हैं। 10th हमारे पास है इलिटरेसी ख़त्म करना। एजुकेशन फॉर ऑल प्रोग्राम है जी यूएन का, जिनके तहत इन्होंने काफ़ी फ़ंड रिलीज़ किए हैं, काफ़ी मुल्कों को दिया है, जिसमें से पाकिस्तान को भी 2-3 दफ़ा मिल चुका है फ़ंड, और काफ़ी मुल्कों को और मिला है। जो है इसके थ्रू ये इलिटरेसी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये एक अचीवमेंट है। अचीवमेंट्स हमारे पास ये 10 पूरी हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने अच्छे रेफरेंसेस दिए हैं और सारी चीज़ें क्लियर की हैं। 10 अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ये तो मेरे ख्याल से कहीं पे भी इतनी आपको मेंशन नहीं करनी होंगी। हाँ, अगर इंडिजीनियस क्वेश्चन आ जाता है किसी पेपर में दूसरे में तो वो आप दे सकते हैं सारी। ऐसे में तो आपको इनमें से 3-4 जो अच्छे आपको लगते हैं पॉइंट, वो आपको देने पड़ेंगे। अब देखते हैं यूनाइटेड नेशन के फेलियर्स या क्रिटिसिज्म या लिमिटेशंस। यहाँ पे लिमिटेशंस, तो क्रिटिसिज्म आ गया, फेलियर्स आ गए, तो ये हम देखने जा रहे हैं। पहले के ग्लोबल पॉवर्टी को ये अभी तक ख़त्म नहीं कर पाए।
735 मिलियन पीपल जो है वो अभी भी पावर्टी की लाइन में रह रहे हैं। पावर्टी की लाइन है $2 पर डे, अगर जो नहीं कमाता उसको गरीब समझा जाता है। ये वर्ल्ड बैंक ने डेफिनेशन दी है और वर्ल्ड बैंक का ही यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है कि 735 मिलियन जो बंदे हैं दुनिया में इस वक्त वो पावर्टी में रह रहे हैं। अच्छा, मोर देन 780 मिलियन पीपल लेक एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड मोर देन 2.4 बिलियन लेक एक्सेस टू बेसिक सैनिटेशन। तो यहाँ पे क्लीन वाटर और सैनिटेशन लोगों को नहीं मिल रही। ये खुद यूनाइटेड नेशन के ही स्टेट्स हैं। आप सर्च करेंगे आपको डायरेक्ट यूएन का ही इसको रेफरेंस मिलेगा। ओके, उसके बाद हमारे पास दूसरा फेलियर है इनका कि इन्होंने रेफ्यूजीज़ क्राइसिस को ख़त्म नहीं किया। हाल इन्होंने एजेंसी बना दी, पर ज़ाहिर है अब एक 100% तो अचीव नहीं हो सकता, तो इनका एक बड़ा फेलियर है। इस वक्त भी हमारे पास 68.5 मिलियन जो है रेफ्यूजीज़ हैं, जिनमें असाइलम सीकर्स भी हैं और आईडीपीज़ भी हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। जब सिविल वार होती है या कोई भी मुल्क में कोई इशू चल रहा होता है, तो लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस करा के कहीं और जो है शिफ्ट माइग्रेट करवाया जाता है कि हम जो है वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं और जैसे ही ऑपरेशन ख़त्म होगा तो हम आपको वापस अपने शहर जाने देंगे, तब तक जो है आप इधर रहें। तो इनको आईडीपीज़ कहते हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। जैसे हमारे पास फ़ाटा में जब भी कोई ऑपरेशन होता था, फ़ाटा के सारे लोगों को शिफ्ट करते थे ये कहीं दूसरी जगह पे, साउथ वज़ीरिस्तान में या कहीं और किसी और एजेंसी में जहाँ पे मतलब ये ऑपरेशन नहीं कर रहे होते थे। तो जब ऑपरेशन ख़त्म हो जाता था तो उनको वो बंदों को वापस वहाँ पे ले जाते थे। अच्छा, इन वर्ल्ड जो टोटल रेफ्यूजीज़ है उनमें से 85% जो है ना वो डेवलपिंग कंट्रीज़ होल्ड कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी ज़्यादती है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो अमीर मुल्क हैं, उन्होंने सिर्फ 15% रेफ्यूजीज़ रखे हुए हैं और 85% जो है वो गरीब मुल्कों ने नहीं रखे हुए हैं। अच्छा, कश्मीर का इशू हमारा रिजॉल्व नहीं हुआ। हम देखते हैं 20 रेजोल्यूशन अभी तक दे चुका है सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये रिजॉल्व नहीं कर सके। उसके बाद यूनाइटेड जनरल असेंबली ने भी कम से कम भी 30 से ज़्यादा रेजोल्यूशन दिए हैं, पर इन्होंने भी कोई जो है इम्प्लीमेंटेशन का अथॉरिटी नहीं रखते, तो इन्होंने कुछ कर नहीं पाए। अच्छा, यूएन के हिसाब से 70,000 बंदे अभी तक मारे जा चुके हैं इस कन्फ्लिक्ट में 1989 से लेके। तो खुद ही ये स्टेट्स दे रहे हैं 40-40 रेजोल्यूशन से ज़्यादा इनके पास हैं कि कश्मीर में गलत हो रहा है और इंडिया जो है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट के अगेंस्ट जा रहे हैं, पर ये कुछ कर नहीं रहे। ये भी इनका फेलियर है। पैलेस्टाइन इशू में ये इनका फेलियर है। 47 में जो है इनके पास 6.5% लैंड थी और 30% इनकी टोटल पॉपुलेशन थी, पर यूएन ने कहा इनको 56% लैंड दे देते हैं इसराइलियों को। जहाँ पे मुसलमानों ने रिवॉल्ट किया था और 48 में हम देखते हैं जंग हुई थी। 48 में जैसे जंग हुई तो ये जीत गए थे 48 में इसराइल, और इसराइल जो है वो एक नया मुल्क बन गया था। पर हम अगर आज देखते हैं तो ये 2020 का स्टेट है कि 90% जो है वो लैंड एक्वायर कर ली है इसराइल ने, बाकी सिर्फ 10% लैंड बच गई है। अब पैलेस्टाइन जो है अब तो ये चाह रहा है कि 10% उसको लैंड मिल जाए और 10% पे ही उसका मुल्क बन जाए, पर वो शायद इसराइल 10% भी नहीं देना चाह रहे। इस पे जो है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, इन्होंने जो है इसके लिए काफ़ी दफ़ा कंप्लेन की है। इन्होंने काफ़ी इश्यूज़ उठाए हैं और नोटिसेस जारी किए हैं कि इसराइल की ऑक्यूपेशन की वजह से पावर्टी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ह्यूमन राइट्स डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन का जो ये ऑफिस है, इदारा है, डिपार्टमेंट है, तो इन्होंने जो है काफ़ी इस पे काम किया है पैलेस्टाइन इशू पे, पर फिर भी अनसक्सेसफुल रहे हैं। फिर हमारे पास है कि इनका गोल था यूनाइटेड नेशन का कि वार्स ख़त्म करनी है, पर आज भी हम देखते हैं कि वार्स कंटिन्यू हैं। 36 ऑन गोइंग इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। 2023 की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के इफेक्ट हैं। सबसे बड़ा जो डेडली ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट है वो सीरिया में चल रहा है। 5 लाख बंदे जो है सीरिया में 2011 से अब तक मारे जा चुके हैं। अगेन फेलियर। अच्छा, 1 लाख बंदा जो है हर साल मर रहा है वार की वजह से। और आपको जैसे रमांदन जो है जेनोसाइड का पता है कि ये 1994 में हुआ था। 100 दिनों में उस मुल्क में तकरीबन 5 लाख से 10 लाख के दरमियान बंदा मारा गया था।
जिसमें से सबसे ज़्यादा जो एथनिक ग्रुप था वो था टुट्सी। तो आपका गोल था, यूनाइटेड नेशन का गोल था कि हम वार ख़त्म करेंगे, पर हम अभी भी देखते हैं कि हर साल 1 लाख बंदा मारा जा रहा है, कहीं पे जेनोसाइड हो रहा है, कहीं पे जो है ये 36 ऑनगोइंग इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, सीरिया का इतना डेडली मसला चल रहा है, तो यूनाइटेड नेशन फेल है यहाँ पे। उसके बाद है ब्लू हेलमेट स्कैंडल। अच्छा, ब्लू हेलमेट स्कैंडल शायद आपने पहली दफ़ा सुना हो। ये था कि 2000 बंदे जो है पकड़े गए थे कॉन्गो और हैटी में एब्यूज़ ऑफ वुमन में। ये जो है एक मास जो है गैंग रेप था, जिसमें 2000 यूनाइटेड नेशन के अपने पीस कीपर्स पकड़े गए थे। आप सिर्फ सर्च करें, आपको काफ़ी डिटेल्स मिलेंगी इसके बारे में। फिर जो है हम देखते हैं आगे चल के ये केसेस 134 पे इन्होंने कहा 2000 बंदे इन्वॉल्व नहीं थे, 134 इन्वॉल्व थे। 2007 में फिर इनको रिहा किया गया कि जी 134 में से भी किसी पे सबूत नहीं मिला। तो कोंगो और हैटी में इनकी ये चीज़ें चलती रही हैं, जिनको हम पीस कीपर्स कहते रहे हैं, वही जो है अब्यूज़ ऑफ वुमन करते रहे। अच्छा, ये इनके फेलियर्स हो गए। अब हम चलते हैं कि इनके रीज़न्स क्या हैं फेलियर्स के। पहले है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें फ़्लॉज़ हैं। फ़्लॉ क्या है कि वहाँ पे वीटो पावर एग्ज़िस्ट करता है और 5 जो मेंबर्स हैं उनको ही वीटो पावर मिला हुआ है और वो हर किसी पे वीटो करते रहते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको जो है प्रॉपर बताया है कि चाइना जो है हमेशा सीरिया के अगेंस्ट रेज़ोल्यूशन देता है, अमेरिका इसराइल के अगेंस्ट देता है, रशिया इसी तरह ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को डिफेंड करता है। तो आप देखें कि 5 में से 3 का तो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दे दिया। ये 3 जो है इसके बारे में बर्दाश्त ही नहीं करते। तो जब भी इनके अगेंस्ट रेज़ोल्यूशन आता है तो कोई ना कोई वीटो कर लेता है। अमेरिका ने, मैं आपको इसराइल का और फैक्ट बताऊँ कि 17 दफ़ा यूएन ने जो है एक रेज़ोल्यूशन का जो है पर्चा चलाया था कि क्या हम इंटरवीन करें इसराइल और पैलेस्टाइन में। तो 17 में से 12 दफ़ा यूनाइटेड स्टेट्स ने वीटो किया है कि नहीं, इसराइल जो है वो ठीक है, पैलेस्टाइन गलत है। तो यूएसए की वजह से भी यहाँ पे इंटरवेंशन नहीं हुई। तो ये एक सिक्योरिटी काउंसिल का फेलियर है कि यहाँ पे ये जो है 5 मेंबरों को सिर्फ वीटो क्यों दिया गया है, बाकी लोगों की सिंपल मेजॉरिटी क्यों नहीं कंसीडर हो रही। ओके, यूनाइटेड नेशन के चार्टर में ही मसले हैं। क्या मसला है कि इन्होंने लिखा है कि हम जो है यूनाइटेड नेशन जो है वो इंटरवेंशन नहीं करेगी डोमेस्टिक इश्यूज़ में या जो डोमेस्टिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में, जहाँ पे स्टेट की अपनी है। मतलब इन्होंने कहा कि हम एक्सटर्नल सोवरेनिटी पे आपका थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, यूएन ऊपर से आपको गाइड करेगी कि इन-इन मुल्कों के साथ ये करना है या ये नहीं करना। पर इंटरनल आप बिल्कुल सोवरेन हैं। आप अंदर अपने मुल्क में जो चाहे करें, यूनाइटेड नेशन उसको छेड़खानी नहीं कर सकता। पर हम देखते हैं कि ये P5 जो 5 आपके वीटो पावर्स हैं, ये इन्होंने खुद ही ये चीज़ें रखवाई हैं। क्योंकि अल्जेरिया को फ्रांस कहता है कि ये मेरा अपना डोमेस्टिक इश्यू है, आपका कोई ना जाए, कुछ ना जाए। रशिया इसी तरह चेचनिया का कहता है। तो इस तरह जो है हर कोई एक्सपेंड करता जा रहा है, ये अपनी लैंड्स बढ़ाते जा रहे हैं और कोई भी इनका मसला होता है। रशिया ने यूक्रेन के बारे में अभी रिसेंटली कहा है कि यूक्रेन जो है ना, इनका इंटरनल अपना डोमेस्टिक मसला है, तो इसमें यूनाइटेड नेशन का कुछ ना जाए। तो हम देखते हैं ये आर्टिकल 2 ऑफ 7 जो है, ये इन्होंने जानबूझ के रखवाया है और इनको पता था आगे चल के कि हम जो है अपनी शायद एक्सपेंशन करें, तो एक्सपेंशन में हमारे पास ये होगा कि ये हमारा ज़ाती मसला है। फिर हमारे पास है कि हमारे पास जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके पास कोई इफ़ेक्टिव पावर नहीं है। वो एक सिर्फ पपेट की तरह पे काम करते हैं। आप देखते हैं कि बनाया भी किनको जाता है, एक बिल्कुल डेवलपिंग कंट्रीज़ में से बनाया जाता है। आपको साउथ अमेरिका के जो है कोई कंट्री मिलेगा या आपको अफ्रीका का कोई कंट्री मिलेगा। तो इनके जो है आए दिन पे हेड होते हैं कोई ना कोई। तो वो क्या ही करेंगे, इतना छोटा सा स्टेट क्या ही कर सकता है, उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। वैसे भी यूनाइटेड नेशन उनको कोई पावर नहीं दे रहा, एक बुली पपेट है। बस वो इधर जाके मीटिंग कर ली, उधर मीटिंग कर ली और इन 4-5 सालों में तो वो सिर्फ एक्सप्लोर ही करता रहता है कि दुनिया चल कैसे रही है। तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। ये 3 रीज़न हो गई। चौथी रीज़न हमारे पास है कि इन्फोर्समेंट पावर ही नहीं है यूएन के पास।
ये हज़ारों लाखों रेज़ोल्यूशन पास करते रहें, पर इनका एक भी रेज़ोल्यूशन स्टेट पे बाइंडिंग नहीं है। स्टेट की मर्ज़ी है कि स्टेट इस रेज़ोल्यूशन पे अमल करे या ना करे। तो नॉन बाइंडिंग आप जितने मर्ज़ी आप फ़ैसले करते रहें, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? तो इन्फोर्समेंट पावर तो होनी चाहिए। आप पूरे साल में एक जो है रेज़ोल्यूशन निकालें, पर कम से कम उस पे इम्प्लीमेंट करके उसका हल तो निकालें। आप चंक्स में ऐसे हज़ारों, लाखों चर्न आउट कर रहे हैं रेज़ोल्यूशन और आपका बाइंडिंग एक भी नहीं है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी कैसे कि ये अपनी चीज़ें स्टेट वगैरह कहीं पे शेयर नहीं करते। इनकी अनक्लियर पॉलिसीज़ हैं, एम्बिग्युइटी है बहुत ज़्यादा। आए दिन हम देखते हैं कि ईरान को सैंक्शंस हो गए यूएन की तरफ से। आए दिन हम देखते हैं नॉर्थ कोरिया को सैंक्शंस हो गए, इराक को हो चुके हैं, पाकिस्तान कुछ अर्सा इसमें रहा है। तो ये सैंक्शंस क्यों हो रहे हैं और ये जो है यूनाइटेड नेशन से कौन करवा रहा है, किस बिहाफ पे करवा रहा है, क्या उनकी अथॉरिटी है, ठीक है? तो ये हमें नहीं पता। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है क्योंकि इन्होंने क्लियर कट ये नहीं लिखा कि ये प्रिंसिपल्स हैं जी। इन प्रिंसिपल्स को कोई भी आउट जाएगा तो हम इसके खिलाफ सैंक्शंस देंगे। पर हम देखते हैं कि बगैर उसूलों के जिसको मर्ज़ी कर दिया। मतलब कि आप यूएस से आज लड़ लें और कल को जो है हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा और सैंक्शंस लग जाएँगे। तो ये एक रीज़न ये भी है। फिर हमारे पास है इनकी जो यूएन की ब्यूरोक्रेसी है, उन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है कि वो बहुत ज़्यादा डिले हैं, बहुत ज़्यादा लेट करते हैं काम को और आदि जो है मतलब ब्यूरोक्रेसी की वजह से चीज़ें डिले होती हैं। जो आपका पेरिस एग्रीमेंट है वो डिले का जो है सोली इल्ज़ाम जो है ब्यूरोक्रेसी पे है, यूनाइटेड नेशन की ब्यूरोक्रेसी पे कि क्लाइमेट चेंज पे आज तक इन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाया क्योंकि ब्यूरोक्रेसी डिले करती रही है। उसके अपने जो है ना उनके इंटरेस्ट से काफ़ी चीज़ें थी। अच्छा, फिर है हमारे पास ये जो है यूनाइटेड नेशन जो है हेविली रिलाई करता है वॉलंटरी फंडिंग पे। एक इसके पास है असेसमेंट फंड, असेसमेंट, दूसरा है वॉलंटरी। असेसमेंट में ये जो है हर साल बताते हैं इस स्टेट को इतना देना है जितना स्टेट पे ड्यू होता है। वॉलंटरी जो है वो जितना मर्ज़ी जो स्टेट दे दे हमें फंड तो उससे काम चला लेगा यूएन। तो ये समझ लें 5% है, ये 95% इस पे चल रहा है। अब इस 95 में से 30% यूएस दे रहा है। तो कल को यूएस अगर इनको कोई भी चीज़ कहता है तो इनको ये डर होता है कि अगर हमने मना कर दिया यूएस को कि कल को जो है फिर 30% फंड कौन देगा। तो इनकी हम छोटी मोटी बातें मान लेते हैं। मतलब ये इस तरह से इस रूल्स को बाईपास कर रहे होते हैं, तोड़ नहीं रहे होते, बाईपास कर रहे होते हैं क्योंकि फंडिंग जो है इनकी वॉलंटरी है। तो इनकी जो है फंडिंग हालांकि एक ड्यू होनी चाहिए, एक पूरा मैकेनिज्म होना चाहिए कि किस तरह इनकी फंडिंग होनी चाहिए। छठा हमारे पास ये रीज़न हो गया। सातवां हमारे पास रीज़न है अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप देखें कि ये इदारा हमारा लास्ट इदारा है, सबसे ऊपर वाला इदारा है, इससे ऊपर तो कोई चीज़ है ही नहीं। मतलब आप देखें यहाँ पे तहसील, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, उसके प्रोविंशियल, उसके बाद सेंट्रल, एक स्टेट बन गई। स्टेट के बाद जाके सारी स्टेट्स मिलके यहाँ पे आपका यूनाइटेड नेशन में एक पॉलिटिकल जॉइंट बन रहा है। तो इस जॉइंट में इन यूनाइटेड नेशन से कोई ऊपर नहीं है, तो इनको कोई अकाउंटेबल करने वाला भी नहीं है। कोई इनसे ये नहीं पूछ सकता कि मतलब आप पीस कीपिंग में कितना पैसा लगा रहे हैं, कहाँ जा रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं और रिस्पॉन्सिबल इनको कोई नहीं ठहरा सकता। मतलब आपने देखा कि 2000 बंदे इनके अपने पकड़े गए थे वुमेन के अब्यूज़ में, पर सारे के सारे छोड़ दिए गए। तो इनकी अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है। अच्छा, अब हम देखते हैं वे फॉरवर्ड कि इस इदारे को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। वैसे तो जितनी भी हर्डल्स हमने देखी थी, जितने भी रीज़न्स देखे थे हमने कि इन रीज़न्स की वजह से फेलियर्स हैं, उन्हीं को आप उलट कर दें, ठीक कर दें तो सही हो जाएंगे। बाकी मैं चंद मेंशन कर देता हूँ। वीटो पावर को ख़त्म कर दें और सिंपल मेजॉरिटी पे आ जाएं। पूरे 200 मुल्क जो है वो एक सिंपल मेजॉरिटी का वोट करें और जो जिसके हक में वोट चला जाए और वो सही हो जाए। तो यहाँ पे आर्टिकल ऑफ 2 of 1 कहता है कि हम सारे मुल्कों को इक्वल सोवरेनिटी देते हैं और इक्वल स्टेटस है सारी स्टेट्स का। पर वीटो पावर फिर किस चीज़ का नाम है? अगर सारी स्टेट्स इक्वल हैं तो फिर वीटो पावर क्या है? वीटो पावर तो आपको एक प्रिविलेज और पर्क देता है आपके पास डेवलप्ड स्टेट को। तो ये वीटो पावर ख़त्म हो जाना चाहिए। ये यूएन के खुद चार्टर के ही खिलाफ है। इक्वल सोवरेनिटी नहीं मिली हुई इस वक्त।
अच्छा, उसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस शुड बी एम्पावर्ड। आईसीजे इन्होंने इदारा बनाया हुआ है कि हम जितने भी फैसले होंगे वो आईसीजे से करवाएंगे। कोर्ट का जो है हाईएस्ट कोर्ट है, अपीलिंग कोर्ट है दुनिया की। तो ये इनके भी जो है रिजोल्यूशंस वो बाइंडिंग नहीं है। तो इनकी भी चीज़ें बाइंडिंग होनी चाहिए कि अगर इन्होंने कोई केस का कोई फैसला वर्डिक्ट दे दिया है तो वो स्टेट के लिए लाजमी होगा कि वो माने। हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान इंडिया के 100 से ज़्यादा जो है केसेस इनके पास पेंडिंग हैं। इन्होंने काफ़ियों पे वर्डिक्ट दिए हुए हैं, पर कभी इंडिया नहीं मानता, कभी पाकिस्तान नहीं मानता। तो बाइंडिंग नहीं है एक तरह से। अच्छा, वर्ल्ड इज़ ओवर आर्म्ड एंड पीस इज़ अंडर फंडेड। हम देखते हैं कि वार पे जितना पैसा लगाया जा रहा है उतना पीस पे नहीं लगाया जा रहा। हम जो है स्टेट के तौर पे हम कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन को हम पैसे क्यों दें असेसमेंट के फ़ंड में, वॉलंटरी जो दे दे। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना इस तरह चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पीस में पैसे लगाएं। हम यूनाइटेड नेशन को खुद से फंडिंग करें हर मुल्क, और एक एनुअल बजट रखा जाए यूनाइटेड नेशन का। और जिस तरह से हमारे मुल्क में होता है कि एलोकेशन होती है फंड्स की इस तरह, तो उसी तरह यूनाइटेड नेशन में भी होना चाहिए। इसी से अकाउंटेबिलिटी आएगी, इसी से सारी चीज़ें ठीक होंगी आपकी। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। बाकी मैंने आपको बताया कि जितने आपके उधर रीज़न्स फेलियर्स थे उन्हीं को आप ठीक कर दें तो आपके यहाँ पे ये वे फॉरवर्ड बन जाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, न्यू टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।